हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने जा रहे वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर के पास भी है वेव नेचर और उसके अंडर हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथीसिस। इसको पढ़ते हैं डी ब्रोए हाइपोथेसिस। डी ब्रोए हाइपोथेसिस। तैयार हैं आप इस इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए? जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जी हाँ, मेरा नाम है अलक पांडे और हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आए, हेडिंग लगाएं वेव नेचर ऑफ मैटर। जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpande.com पर जाकर इस लेक्चर के PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो हेडिंग लगाएं वेव नेचर ऑफ मैटर। आज हम ये पढ़ेंगे जो मैटर है, ये जो मार्कर है, जो व्हाइट बोर्ड है, जो कैमरा है, हम आप भाई बहन, आपकी वो उनके वो, हम सब वेव हैं। हम सब वेव हैं। वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर भी वेव है। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इतनी खतरनाक बात कहां से आई, जरा ये देखते हैं। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव हो गया, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है? हाँ, वही फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन गया, वही। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव हो गया तब ये बात दुनिया समझ गई कि जो लाइट है, जिसको रेडिएशन बोलते हैं, इसके पास पार्टिकल नेचर है। आज तक दुनिया ये मानती थी कि लाइट एक वेव है। आज तक दुनिया ये मानती थी, आज तक मतलब अभी तक 1905 तक दुनिया ये मानती थी कि लाइट एक वेव है। लाइट वेव होती है, रेडिएशंस वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बहुत से फिनोमेना थे जो वेव नेचर को सपोर्ट किए, लाइक इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइक डिफ्रैक्शन, लाइक द फेमस फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। तो इन सभी फिनोमेने ने यह बात साबित की कि लाइट तो वेव है। सब लोग खुश। 100-150 साल काम चला। फिर अचानक से ये सब एक्सपेरिमेंट आए जिससे पता चला कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक और है कॉम्पटन इफेक्ट, एक और है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अब इसमें से आपने ये पढ़ा है। हम ये बता दें, इन तीनों ही इफेक्ट में या इन तीनों ही फिनोमेना में फोटोन का होना जरूरी है। और फोटोन कहाँ आता है? लाइट के पार्टिकल नेचर में। मतलब अब ये बात साबित हो गई कि लाइट, जिसको आप सदियों से वेव समझते आए थे, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। लाइट, जिसको सदियों से वेव समझते आए थे, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। अब एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली पढ़ो, डी ब्रोगली पढ़ो, डी ब्रोए इनको बोलते थे। इन्होंने कहा कि नेचर हैज सिमेट्री। मास से बनती है एनर्जी, एनर्जी से बनता है मास। नेचर हैज सिमेट्री। इन्होंने कहा अगर लाइट जो कि वेव थी वो आज पार्टिकल बन गई है, तो मैटर जो आज तक पार्टिकल है, जैसे ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, हम आप, मैटर जो आज तक पार्टिकल है वो भी कहीं ना कहीं वेव होगा। कोई प्रूफ नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, बस ये लाइन, नेचर हैज सिमेट्री। अगर लाइट जो वेव थी वो पार्टिकल बन सकती है, तो मैटर जो पार्टिकल था वो वेव बन सकता है। नोट करो, ये जो डी ब्रोए साहब थे, ये अपनी PhD कर रहे थे, डॉक्टरेट की डिग्री, PhD। उसमें थीसिस लिखनी होती है ना, और थीसिस अपनी सबमिट करनी होती है 4-5 साल में। अगर आपकी थीसिस रिजेक्ट हो गई तो आपका पूरा PhD का 4-5 साल खराब। फिर से जाओ, फिर नई थीसिस लिख के आओ। तो उन्होंने अपनी थीसिस में ये बात बोली, इतनी बोल्ड बात, डेयरिंग इंसान थे। नोट करें, डी ब्रोए हाइपोथेसिस। नोट कर लिया? लिखें डी ब्रोए हाइपोथेसिस।
डी ब्रोए हाइपोथीसिस। डी ब्रोए हाइपोथीसिस। तो इंसान पहले 12th पास करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद डॉक्टरेट यानी पीएचडी, और वहां 4-5 साल करने के बाद उन्होंने ये थीसिस दी। हाइपोथीसिस, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं। इन्होंने बोला एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव associated with it, यानी जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं उनके पास वेव नेचर है। हम और आप दौड़ने लग जाएं मूविंग पार्टिकल, तो हमारे पास वेव नेचर है। ये मार्कर का कैप मैं फेंक दूं, मूविंग पार्टिकल, इसके पास वेव नेचर है। जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं उनके पास वेव नेचर है, पर ये एक हाइपोथेसिस है, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। एक इन्होंने प्रपोज किया है कि ऐसा होगा बिकॉज नेचर हैज सिमेट्री। एक बहुत ही बोल्ड हाइपोथेसिस। अब इनके जो सीनियर थे, जो इन्हें डिग्री देने वाले थे, डॉक्टरेट की पीएचडी की डिग्री देने वाले थे, नाम क्या, जिससे डॉक्टर लगा सकते अपने वाला, डॉक्टर नहीं आला वाला ये वाला साइंटिस्ट वाला, उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, हम आपकी बात क्यों माने। पर बात में दम था, कुछ नई चीज़ थी। तो बुलाया गया उस टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टीन को। सर एल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा, क्या ये लड़का है, क्या बोल रहा है, मतलब लड़का उन लोग बोले होंगे, हम लोग तो नहीं बोल सकते, लड़का क्या बोल रहा है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन है, हाँ प्रूफ नहीं है पर लड़के की बात में दम है। उन्होंने कहा दे दो डिग्री, उन्होंने कहा दे दो डिग्री, और मिल गई डिग्री, मतलब उनकी तो बात की वैल्यू थी, मिल गई इनको डॉक्टरेट की डिग्री। अब आपको लग रहा है क्या होगा क्या होगा, आगे सही प्रूव हुआ, इनको नोबेल प्राइज मिला इस एक लाइन के लिए, ही गॉट नोबेल प्राइज। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। बाद में सही भी प्रूव हो गया, इसको सही प्रूव किया डेविसन एंड जर्मर और जे थॉमसन के बेटे जीपी थॉमसन ने। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाले, उनके बेटे जीपी थॉमसन, और उन लोग को भी मिल गया नोबेल प्राइज। डेविसन और जीपी थॉमसन को भी नोबेल प्राइज मिला फिर इसको प्रूव करने के लिए। अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ, अभी हाइपोथेसिस। तो उन्होंने कहा कि जो भी मूविंग पार्टिकल है, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, मास m है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, p इज इक्वल्स टू mv। इन्होंने कहा ये पार्टिकल नहीं, ये वेव है, और इस वेव की जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h बराबर p। h है प्लैंक कांस्टेंट, सबको ये सब पता होगा अब तक, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू आज तक डिस्कवर नहीं हुआ, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। एग्जैक्ट वैल्यू आज भी इसकी ढूंढी जा रही है, कैलकुलेट की जा रही है। p है पार्टिकल का मोमेंटम, और लैम्डा है वेव की वेवलेंथ। जरा देखो कमाल की इक्वेशन है, इसमें पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों है। मोमेंटम किसके पास होता है, पार्टिकल के पास, यानी इस तरफ से मिल रहा है आपको पार्टिकल नेचर, और वेवलेंथ किसके पास होती है, वेव के पास, तो इस तरफ से वेव नेचर, यानी ये दोनों नेचर को जोड़ती हुई इक्वेशन है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी। पर ये जो वेव मिल रही है ना, ये नई तरह की वेव है, अभी तक साइंटिस्ट ने ऐसी वेव देखी नहीं थी। खैर अभी तो प्रूव भी नहीं हुई है, पर फिर भी लोग कह रहे हैं ये कैसी वेव है। अभी तक हमने देखी है वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव इन ऑर्गन पाइप, साउंड वेव, लाइट वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन। ये कैसी वेव है, इसमें क्या वाइब्रेट कर रहा है भाई। साउंड वेव में या तो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही थी या एयर कॉलम वाइब्रेट कर, इसमें वाइब्रेट क्या कर रहा है। नई तरह की वेव थी, इसका नामकरण हुआ, इसको बोला गया मैटर वेव्स। मैटर से बनी हुई वेव मैटर वेव्स। ये ना ही लाइट वेव है, ना ही साउंड वेव है, ना ही वेव ऑन स्ट्रिंग, एक नई वेव है जो अभी तक आपने अपने सिलेबस में नहीं पढ़ी, मैटर वेव्स। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p। लैम्डा वेवलेंथ, h प्लैंक कांस्टेंट और p मोमेंटम, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को जोड़ता हुआ। कमाल की बात यह है कि ये इक्वेशन फोटोन पे भी लग जाती है। सेम इक्वेशन इज ट्रू फॉर फोटोन। तो इनके हिसाब से तो सही है, फोटोन एक पार्टिकल है जो कि वेव बनता है। ये तो उल्टा बोलेंगे ना,
ये थोड़ी ना कहेंगे लाइट एक वेव है पार्टिकल, नहीं, ये कह रहे हैं फोटोन है जो एक पार्टिकल और वेव बन जाता है, जब फोटोन चलेगा तो वो वेव बन जाएगा। तो सेम इक्वेशन इज वैलिड फॉर फोटोन एज वेल। कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फोटोन का मोमेंटम निकालो, तो P इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा। समझ नहीं रहे हो, ये कहानी को उस तरफ से नहीं देख रहे, ये इस तरफ से देख रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि लाइट वेव से पार्टिकल बनी, ये कह रहे हैं कि फोटोन एक पार्टिकल है और वो चला तो वो वेव बना। नोट करें, ठीक है। अब इनसे जो सीनियर साइंटिस्ट थे, भले ही डिग्री इनको मिल गई आइंस्टीन के कहने पे, पर अभी भी उन लोग जेलस तो थे ही। ये कल का छोकरा आके क्या बात कह गया यार, कोई प्रूफ भी नहीं है। इन्होंने कहा है कहाँ वेव, मिटा रहे इसको, नोट कर लो, नोट कर लिया। अच्छा, अब इनके सीनियर साइंटिस्ट ने कहा वेव है कहाँ। ये तो वही बचपन वाली बात हो गई, हम लोग खेलते थे चिड़िया उड़, मैना उड़, गधा उड़। तो गधा उड़ता है क्या? सही लोग कह रहे हैं हाँ उड़ता है, वो यूनिकॉर्न होता है, क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं ना उसको। तो साइंटिस्ट ने कहा गधा उड़ा के दिखाओ, मतलब वेव दिखाओ, कि हम आप जब दौड़ते हैं तो वेव क्यों नहीं दिखती। तो इन्होंने कहा ठीक है हम दिखाते हैं। मान लो यहाँ एक भाई साहब हैं, मोटू भाई साहब, ये हैं अपने मोटू भाई साहब, इनका नाम देते हैं गोलू। तो ये गोलू भाई साहब हैं, गोलू भाई साहब का मान लो मास है 100 kg। गोलू इज ऑलवेज हैप्पी ही। और गोलू भाई साहब मान लो दौड़ रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से। गोलू भाई साहब कह रहे हैं मैं वेव बनेगा, मैं वेव बनेगा। डी ब्रोय ने कहा अच्छा ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी, h अपॉन एम वी। h की वैल्यू करीब करीब 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 SI यूनिट में। मास दिया है 100 kg, स्पीड दी है 10। यार मास में थोड़ा इधर उधर का अंतर होगा, 60 50 40 ऐसी तो होगा। अच्छा, तो लैम्डा SI यूनिट में आने वाला है 6.626 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ऊपर जाके -3, -37 मीटर। बहुत छोटी वेवलेंथ है भाई, दिखाई नहीं पड़ेगी, इसको किसी चीज से हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। एंगस्ट्रॉन्ग में देख लो, इसको 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 एंगस्ट्रॉन्ग। सच स्मॉल वेवलेंथ, such small wavelength, such small wavelength cannot be detected। बच गए, डी ब्रोय बच गया। उन्होंने कहा इतनी छोटी वेवलेंथ डिटेक्ट कहां होती है साहब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप देखो हम एक्स रेज तक जा सकते हैं, यूवी रेज, एक्स रेज, और कहां जाएंगे 0.01 एंगस्ट्रॉन्ग तक जाएंगे, ये कहां से आएगा। दिस कैन नॉट बी मेजर्ड। बच गए हम। उन्होंने कहा जाओ सबसे छोटी आप देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम कहां गए हैं अभी तक, 10 एंगस्ट्रॉन्ग तक जा पाएंगे, वो डिटेक्ट हो सकती है। ये कैसे डिटेक्ट करेंगे हम 10 की पावर -27। एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, एक गेंद ली है, अब बॉल ले लेना, क्रिकेट बॉल, हॉकी बॉल, जो भी माल है, उसका उन्होंने मास दिया हुआ है शायद 0.10 kg या 12 kg, उसकी स्पीड कुछ दी होगी उन्होंने 100 मीटर पर सेकंड या जो भी है, उसका भी आप लैम्डा निकाल लेना, वो भी बहुत 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 छोटा आएगा। दिस लैम्डा विल बी वेरी, क्या होगा यहाँ पे 10 की पावर 2 का ही तो फायदा हुआ, तो 10 की पावर -25 हो जाएगा, यहाँ एक बढ़ गया 10 पावर -26, -24, -20 एंगस्ट्रॉन्ग। सच वेव्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो अब इनके सीनियर्स ने कहा फिर फायदा क्या है, ये तो पूरी कहानी में फंसा रहे हो तुम, कह रहे हो कि वेव है भी, वेवलेंथ मिलेगी भी नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या। उन्होंने कहा रुकिए, ये तो मैसिव पार्टिकल्स थे, ये बड़ी बड़ी चीजें थी, हम आपको ले चलते हैं यूनिवर्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स की तरफ, एटम की तरफ, और एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो वेवलेंथ आ रही है ना, वो मेजर हो जाएगी। आओ देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको, नोट करना हो नोट कर लें। मतलब आपसे कोई पूछे कि हम और आप वेव क्यों नहीं है, बोलो हैं, वेवलेंथ बहुत छोटी है, मेजर नहीं कर पाएंगे आप। कॉन्फिडेंटली बोलो आज से सबसे कि हम एक वेव है, बस वेवलेंथ बहुत छोटी है। गोलू भाई भी वेव है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यार बड़े बड़े पार्टिकल पे तो हाँ ठीक है हम मान रहे कि नहीं काम बना, जरा हम एलिमेंट्री पार्टिकल उठाते हैं नेचर का। तो इन्होंने उठाया इलेक्ट्रॉन, इन्होंने उठाया इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अगर आपको थोड़ा बहुत बोर एटॉमिक मॉडल याद हो, क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10 की पावर 6 के आसपास आती है। तो हम यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, आप जो चाहो ले लो। 10 की पावर 4 भी किताबों में दी रहती है जब एग्जाम्पल्स कराते हैं, कुछ भी आप ले लो, 10 पावर 6, 10 पावर 5।
बात ये ना, जो छोटे पार्टिकल हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वहां पे डी ब्रोय हाइपोथेसिस बहुत तगड़े से वैलिड है। जरा और लैम्डा निकालते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बराबर पी। एच इज 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन पी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। मास इज 9.1 इंटू 10⁻31। वी इज 10⁻6। अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं हम, है ना, एकदम परफेक्ट वैल्यू नहीं, हम देख रहे हैं कि लैम्डा मेजरेबल रेंज में आएगा कि नहीं, तो अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 6.6, 9.1 को लिख लेते हैं 9.0, बाकी 10 की पावर की कहानी खत्म करते हैं। 10⁻34 ऊपर आके हो जाएगा +31 और ये हो जाएगा -6, तो 10⁻34 +31 -6। यहाँ से पॉइंट हटा, 9 से काट देते हैं। 9 1 9, 0, 9 7 63, 30, 9 3 27, 30, 9 3 27, ये 3, ये 10 भी ऊपर चला गया, -1 एक और हो गई। 10⁻34 -6 -40, ये भी आएगा -41 +30, 10⁻10, 7.33 इंटू 10⁻10 मीटर्स, है ना। ये ऊपर जाएगा 10⁻1 बन जाएगा, -34 -6 हो गया 40, ये ऊपर गया -1 -41, -41 +31 -10, 10⁻10 क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम, तो दिस इज नियरली 7.33 एंगस्ट्रॉम। अब ये तो मेजरेबल है, ये एक सिग्निफिकेंट वेवलेंथ है भाई। दिस लैम्डा इज नॉट स्मॉल, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू जो आई वो आई 7.33 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स, विच इज सिग्निफिकेंट। यानी जब हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की तरफ भागेंगे तब डी ब्रोई हाइपोथेसिस स्ट्रांगली होल्ड करेगा। बाद में देखा गया इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर, यही प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने। डेविसन जर्मन ने इलेक्ट्रॉन के लिए ही प्रूव किया, हम आपके लिए नहीं प्रूव किया है, इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ उन्होंने मेजर की थी 0.165 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1.65 एंगस्ट्रॉम के आसपास आई थी एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई थी 1.65 एंगस्ट्रॉम, मतलब साबित हो गया था कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। और यही कह रहे थे, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इवन अभी तो रिसेंटली क्या हुआ है 1980 में या 1980 में हुआ है, 1980s में क्या हुआ कि आयोडीन का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, आयोडीन का एटॉमिक साइज ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर साइज और ज़्यादा, उसका भी वेव नेचर प्रूव हो गया। समझ रहे हो, ये तो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, ये तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की बात। अभी क्या हुआ, आयोडीन का बड़ा सा मॉलिक्यूल, उसका भी वेव नेचर प्रूव हुआ है। ठीक है, तो अभी भी जो बातें हैं वो छोटे पार्टिकल के लिए ही ट्रू हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी हम आप पे वेव नेचर नहीं मिल रहा है, क्वांटम फिजिक्स में ये सारी कहानी मिल रही है। और यहां से साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। इसके बाद सीरीज ऑफ साइंटिस्ट आए, हीजनबर्ग आए, उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, श्रोडिंगर आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन बना दी। इसके बाद तो कॉन्सेप्ट आया कि इलेक्ट्रॉन वेव है, पार्टिकल नहीं। उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आ गया, पढ़ा है? अरे पढ़ा होगा यार, SPDF, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन, वो वेव नेचर ही तो है पूरा, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं, खैर बातें नहीं, नोट कर लिया। तो अभी हमको ये समझ में आया कि ये जो डी ब्रोई हाइपोथेसिस है, ये जो वेव नेचर ऑफ मैटर है, ये जो पार्टिकल वेव बनता है, ये छोटे पार्टिकल पे कहानी ज्यादा वैलिड है, बड़े पार्टिकल पे जो वेवलेंथ आती है वो बहुत छोटी आती है। चलो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू H बराबर P, ये इनकी इक्वेशन है। अब हम वेवलेंथ निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। केस 1, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम वेवलेंथ निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लो हमें मोमेंटम ना दिया हो, काइनेटिक एनर्जी दी हो, ठीक है। तो मान लो ये पार्टिकल है, मास m, वेलोसिटी v, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 12 mv²। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m × v। तो यहां से हम मोमेंटम हटा के काइनेटिक एनर्जी लाना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, v का यहां से वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देते हैं। इसको बोल लो फर्स्ट,
इसको बोलना सेकेंड। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रॉम सेकेंड, v इज इक्वल्स टू p बाई m, और ये वैल्यू जाके फर्स्ट में रख दो v की। क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, v की जगह p बाई m, तो p स्क्वायर बाई m स्क्वायर, मर गया। यहां से p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2KEM आ रहा है। यहां से p इज इक्वल्स टू रूट 2KEM। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को मैं k बोल दूं तो मैं बोल सकता हूं अंडर रूट 2mk। तो ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, आपने हो सकता हो 10th क्लास में ही पढ़ रखा हो, 11th में पढ़ रखा हो, जूनियर क्लासेस का रिलेशन है रूट 2mk। सो नाउ यू कैन से लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p और h बाई अंडर रूट 2mk। m इज द मास ऑफ पार्टिकल, k इज द काइनेटिक एनर्जी। नोट करें। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी h अपॉन रूट 2mk। हो सकता हो मोमेंटम ना देके, वेलोसिटी ना देके, सीधा काइनेटिक एनर्जी दे दे, बढ़िया सवाल बन जाए। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखने इन शॉर्ट, h बाई रूट 2mk। पॉज करके नोट कर लें, कर लिया, 1 2 3 4 5 मिटा रहे, ओके। इस पे एक सवाल कर लो, फिर दूसरा केस लेते हैं। एक सवाल, क्वेश्चन, an electron, an alpha particle and a proton has same kinetic energy. Arrange them in order of decreasing de Broglie wavelength। हलवा सवाल, जल्दी से करें। An electron, an alpha particle and a proton has equal kinetic energy, same kinetic energy. Arrange them in order of decreasing de Broglie lambda। हो गया। देखो, lambda is equals to h अपॉन क्या लगाओगे, ये लगाएंगे यहाँ पे रूट 2mk। मोमेंटम तो दिया नहीं है, वेलोसिटी दी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी दी है रूट 2mk। अच्छा, h तीनों के लिए सेम होगा, प्लैंक कांस्टेंट, 2 तीनों के लिए सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी तीनों के लिए सेम है। तो एक तरह से हमें ये देखना होगा इस केस में, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट m। बोलो, यही होगा भाई। तीनों के लिए h की वैल्यू सेम, तीनों के लिए 2 सेम, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट m। जिसका मास ज्यादा उसका लैम्डा छोटा। अब देख लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा। मास की बात करें तो अल्फा का मास होता है 4 AMU। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, डबली चार्ज हीलियम आयन, इसके ऊपर चार्ज होता है +2 और मास होता है इसका 4 AMU। ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत छोटा होता है यार, बात ही नहीं कर सकते उसकी हम लोग AMU के टर्म्स में, बहुत ही छोटा होता है, करीब 1/1837 AMU, कई जगह 1/1836 AMU लिखा होता है, बहुत ही छोटा होता है यार। इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 10⁻31 kg और ये 10⁻27 kg, इससे 10⁻4 टाइम्स छोटा है। तो मास का ऑर्डर तो दिख गया आपको, जिसका मास सबसे कम होगा उसका लैम्डा सबसे ज्यादा, यानी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। यहां भी यही चीज दिखाई पड़ रही है कि जो सबसे कम मैसिव पार्टिकल है उसकी डी ब्रोई वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि इस पे मिल जाए सबसे छोटे पार्टिकल, मिल गए। अल्फा की देखो इसमें सबसे कम है, शॉर्टेस्ट किसकी, अल्फा, क्योंकि अल्फा का मास सबसे ज्यादा। जैसे जैसे मास बढ़ेगा ना, ये वेव नेचर ऑफ मैटर कम होता जाएगा, इसलिए हम लोग का वेव नेचर कम है। क्लियर है। तो वैसे बहुत सिंपल सवाल था। यहाँ पे ये कांस्टेंट हुआ, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m डाल दिया हमने, रूट m, मास देख लिया तीनों का। ठीक है, नोट कर लें।
मिटा रहे हैं? ओके, केस 2 लेते हैं। एक तो हो गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, एक और लेते हैं केस 2 in terms of accelerating potential. In terms of accelerating potential. अब ये बात सही होगी जब चार्ज पार्टिकल हो, जब चार्ज पार्टिकल हो, अदरवाइज इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। मान लो हमारे पास यहाँ 2 प्लेट्स हैं, यहाँ मान लो पोटेंशियल 0 है, यहाँ मान लो पोटेंशियल v है, कोई चार्ज पार्टिकल q है, इसको 0 से v पे जाना है। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, वर्क करेगा, सो वर्क डन होगा, वर्क डन पढ़ चुके हो आप ये सब, कितना होगा q इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे डेल्टा वी कितना हो गया, v माइनस 0 QV। अब ये काम इसने कहाँ से किया, इसके पास रही होगी काइनेटिक एनर्जी। भाई हम बात करेंगे मूविंग पार्टिकल की, हम बात करेंगे मूविंग पार्टिकल की, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दिस वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल v पोटेंशियल डिफरेंस चलता है तो वर्क डन होता है। ये वर्क कहां से किया, काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंस पे। सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन विच इज इक्वल्स टू QV। बस इतनी सी बात थी। अब यहां पे आप काइनेटिक एनर्जी की जगह QV रख सकते हो। सो फॉर्मूला बन जाएगा H अपॉन रूट 2 H अपॉन रूट 2 MQV। पर ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल के लिए। ये वाला तो किसी पार्टिकल पे भी लगा सकते हो, ये किस पे लगेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। नोट करें, 3 फॉर्मूले हो गए, H बाई पी, H बाई रूट 2 MK, H बाई रूट 2 MQV। अब जिस तरह का क्वेश्चन फॉर्म हो उस हिसाब से देखेंगे। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें, मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लिया, पॉज करके नोट करें, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है इलेक्ट्रॉन का। फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम यही चीज इलेक्ट्रॉन के लिए समझें, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को E बोलते हैं क्या, E बोलते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन मान लो ये जो प्लेट्स के बीच में जो पार्टिकल है वो और कोई नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन केस में आपको कुछ वैल्यूज पहले से पता है, जैसे H की वैल्यू तो पता ही है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स। जैसे आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यार इलेक्ट्रॉन के लिए से बता रहे हैं क्योंकि बाद में इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट हुए और आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही ये थ्योरी ज़्यादा लग रही है, ये हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल पे ही ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए उसके लिए एक स्पेसिफिक केस बना रहे हैं। 2 सबको पता ही है कितना होता है, तो ये सारी वैल्यूज उठा के आप यहाँ पुट कर दो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, करते करते आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 150 बाई V। खास बात यह है कि जो लैम्डा आया है ये एंगस्ट्रॉम्स में। दूसरी खास बात यह है कि ये फॉर्मूला डी ब्रोई वेवलेंथ का सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। गलती से इसको किसी और पार्टिकल में, प्रोटॉन ओटॉन में मत लगाना, ठीक है। आप अंडर रूट 50 सॉल्व करोगे तो एनसीआर, ये अप्रॉक्स भी है, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्स। इसको आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वैल्यू दी होगी 12.27 अपॉन अंडर रूट V, और लैम्डा किस में होगा, इन एंगस्ट्रॉम्स। पर ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए वैलिड हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। नोट करें, यहां पे लिख सकते हैं हम
विच इज नियरली इक्वल टू अंडर रूट 150 बाई वी। लैम्डा किस में आएगा, इन एंगस्ट्रॉम, नियरली इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी। लैम्डा किस में आएगा, इन एंगस्ट्रॉम। और ये लास्ट के दोनों फॉर्मूले किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स। मान लो प्रोटॉन के बारे में बात करता है अल्फा पार्टिकल के लिए, तब आप ये फॉर्मूला यूज करना, इस पे मत जाना। नोट कर लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन केस में हम लोग को वैल्यूज पता थी तो रखने पे ये आ रहा है। लैम्डा किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। वी को किस में रखोगे, वोल्ट में। ये दोनों फॉर्मूले किस पे लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ये हुई डी ब्रोए वेवलेंथ की सारी कहानी। एक और क्वेश्चन कर लें, चलो सवाल करते हैं बढ़िया सा। सवाल नंबर 2, फाइंड डी ब्रोए wavelength associated with an electron accelerated at 600 वोल्ट, accelerated at 600 वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन केस में अगर पोटेंशियल दिखता है सीधा शॉर्टकट, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन सीधा शॉर्टकट अंडर रूट 150 बाई वी। बट किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। और जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया हो, ये नहीं कि यहां वाले में भी उठा के रख दिया, यहां रख दिया। जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया हो, ये आता भी सवाल ज्यादा है। मैं बोल रहा हूं ना, इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ डेविसन जर्मर, उसमें बेसिकली किया ये गया है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया पोटेंशियल से। मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए ना वेव नेचर ऑफ मैटर के, वो इलेक्ट्रॉन पे हुए। डिफ्रैक्शन का हुआ, उसके बाद इंटरफेरेंस का भी हुआ है। जैसे लाइट का इंटरफेरेंस नहीं था, वैसे इलेक्ट्रॉन का भी इंटरफेरेंस दिखा दिया गया। तो उन सब में इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया था। ये इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको पता चले ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट हो गया अचानक से। 150 बाई वी कितना है, 600। 15 1 15, 15 4 60, अंडर रूट 1/4, ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। और आंसर किस में आ रहा था इसमें, एंगस्ट्रॉम में, 0.5 एंगस्ट्रॉम। पर इधर उधर मत लगा देना फॉर्मूला, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वाला। क्लियर है। तो ये हुई डी ब्रोई वेवलेंथ की कहानी। एक छोटा सा एक्सटेंशन और है इसका, एनसीईआरटी में नहीं मिलता हमें, वो भी हम पढ़ेंगे। इसको नोट कर लें पहले। नोट कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। चलो एक्सटेंशन ये है कि देखो डी ब्रोई wavelength for gas molecules। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वहां देखा था गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार मोशन में होते हैं, जिग 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 जिग, है ना, रैंडम मोशन करते रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, पढ़ा था आपने। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में है तो उनके पास वेवलेंथ होगी। भाई ये तो यही कह रहे हैं ना, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। कहीं डरो मत, जहां मूविंग पार्टिकल दिखे वो वेव बन जाएगा, यही तो कह रही है। और गैस मॉलिक्यूल्स तो छोटे भी होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मोशन में है तो उनके पास वेव नेचर। जरा याद करो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम पढ़ते थे कि नहीं, ये डब्बे के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स बंद हैं, इसे मूव कर रहा है, 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 रैंडम मोशन होता रहता था, याद आ गया। तो क्या इनके पास वेव नेचर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, छोटे छोटे पार्टिकल है, मूव कर रहे हैं। छोटे पार्टिकल्स के ऊपर ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया वैलिड है। अब क्या किया जाए, गैस पार्टिकल का मोमेंटम पता चल जाए तो बात बन जाएगी, गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम मिल जाए या गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। क्या आसान है, गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम निकालना, काइनेटिक एनर्जी, सोच के बोलना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में शायद आपने गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखा था, याद है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू F/2kT। याद आ रहा है? ये लास्ट ईयर पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, शायद कई लोग को एकदम ही नहीं याद हो। F होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम, बता थोड़ा एक्सटेंशन है थोड़ा सा टॉपिक का। K होता था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अभी शॉर्टकट बता देंगे लास्ट में इसका भी। और T होता था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर किसमें,
इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस की, परेशान नहीं हो, विल टॉक ओनली अबाउट मोनो एटॉमिक गैस। ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स में एक ही एटम हो, उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी 3, डायटॉमिक में होती थी 5, पॉलीएटॉमिक में 6 वगैरह वगैरह, सब पढ़ चुके हैं 3। तो 3 रखने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल विल कम आउट टू बी 3/2 kT। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही, एक। क्या अब आप डी ब्रोई वेवलेंथ निकाल सकते हो मॉलिक्यूल का? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m k। ये काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला के है, इसको k डैश कर लेते हैं, चलो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m और काइनेटिक एनर्जी ईच मॉलिक्यूल की 3/2 kT, या k डैश कर लो, 2 मर गया। सो लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी, बताओ, लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी h/√3m k-t। दिस इज द डी ब्रोई वेवलेंथ फॉर अ गैस मॉलिक्यूल 3m k-t। इसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ इतनी ही बात है कि जो डी ब्रोई वेवलेंथ है गैस मॉलिक्यूल की, वो प्रोपोर्शनल है 1/रूट टेम्परेचर से। ये बात यहां से निकाल कर अपने दिल में चिपका लो, सवाल यहीं से मिलेगा। 3m k-t, इसमें अलग अलग चीजों की मीनिंग बता दें। m है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। k डैश है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नोट करो, फिर इसका शॉर्टकट अभी दिखा रहे हैं, खट्टे से सॉल्व होगा सवाल, तो शॉर्टकट बता देंगे, पहले नोट कर लो। सो दिस इज डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का इस्तेमाल किया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस, ईच मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस F/2 k-t। k डैश हमने बता दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फिर हमने कहा मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, वो k होता है, k डैश लिया काइनेटिक एनर्जी से मैच ना करे इसलिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल 3/2 k-t। फिर हमने कहा डी ब्रोई वेवलेंथ निकालते हैं, h/p या h/√2m k, ये यूज किया काइनेटिक एनर्जी की जगह, 3/2 k-t, 2 मर गया, 3m k-t। m क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस या वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। k डैश बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नोट कर ले, मिटा दे फिर। नोट किया यार? जितने भी मूविंग पार्टिकल है ना, वो वेव बनेंगे, ये समझ लो। कहीं पे भी मूविंग पार्टिकल दिखा तो आज से वो वेव, और उसकी वेवलेंथ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आपको बस ये याद रखना है, h/p। तो आपको अब क्या मिला गैस मॉलिक्यूल के लिए? ये किसके लिए है? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और क्या मिला आपको? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√3m k-t। ये किसके लिए है? गैस मॉलिक्यूल। और कौन सा गैस मॉलिक्यूल होगा? मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अब इस फॉर्मूले के साथ प्रॉब्लम क्या है? एक तो मास ऑफ मॉलिक्यूल, यार मास ऑफ मॉलिक्यूल वो भी SI यूनिट में रखना पड़ेगा। प्लैंक कांस्टेंट SI यूनिट में, सब SI यूनिट में। मास ऑफ मॉलिक्यूल SI यूनिट में रखोगे तो फिर जाएगा 10 की पावर, है ना, AMU समझ लो, 10 की पावर -19, 10 की पावर -20, 10 पावर -23, इन सब में जाएगा। एक मॉलिक्यूल का मास निकालोगे बहुत छोटा निकलेगा, 10 पावर -16 kg, 10 पावर -17 kg। फर्स्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी रखना है, वो भी कंफ्यूज करेगा। जैसे हम आपसे बोले कि आप लैम्डा निकाल दो, सपोज कर लो कोई मोनोएटॉमिक उठा लेते हैं, लैम्डा निकाल दो आप मेरे लिए हीलियम गैस का, आप लैम्डा निकाल दो हीलियम गैस का, तो आप बोलोगे सर हीलियम का एटॉमिक मास 4 AMU है, मॉलिक्यूलर मास 4 AMU, एंड 1 AMU इज 1.67 10 पावर -27 kg। यानी हीलियम के एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा that will be 4 into 1.67 into 10 to the power -27। दिल में दर्द हो गया, ये उठा के यहां रखना पड़ेगा। मान लो बोलूं कि हीलियम गैस की आप लैम्डा निकालो एट सम टेम्परेचर से 300 डिग्री सेल्सियस में,
तो पहले आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लेना, वो तो कर लोगे। फिर आप मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम, तो 4 AMU होता है, AMU होता है 1.6 × 10⁻27 kg। ये सब पढ़ा है, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप फॉर्मूला मत यूज करना, आप इसका शॉर्ट ट्रिक यूज करना। मैं बता रहा हूं 25.6 अपॉन रूट मोलर मास इंटू रूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब जो आंसर आएगा वो इन एंगस्ट्रॉम्स आएगा। बाकी सब में आंसर मीटर्स में आ रहा है, SI यूनिट में, इसमें एंगस्ट्रॉम में और इसमें एंगस्ट्रॉम में। अब आपने क्या यूज कर लिया, M क्या था, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अब नहीं, M क्या है, मोलर मास इन AMU, सीधा रख दो, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज करोगे मोनोटॉमिक गैस के लिए। कौन सा बेटर है, डेफिनेटली ये, अप्रॉक्स है बट ठीक है। 25.6 अपॉन रूट मोलर मास इन AMU। अब हीलियम के लिए सीधा यहाँ 4 रख दो, मैटर खत्म, ये सब नहीं करना। वरना यहाँ ये रखो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रखो, फिर रूट मल्टीप्लाई, अरे रे। अब सीधा यहाँ मोलर मास 4 रख दो, खत्म खेल। क्लियर है? तो डी ब्रोई वेवलेंथ इस तरह से आपने अलग अलग जगह पे पढ़ी। जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं गैस वाला भी, गैस मॉलिक्यूल के लिए भी, गैस मॉलिक्यूल के लिए भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मिटा रहे हैं, नोट कर लिया हो तो मिटा रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ फॉर हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड डी ब्रोई वेवलेंथ फॉर नाइट्रोजन एट 127 डिग्री सेल्सियस। और अज्यूम करेंगे कि यहां पे दोनों मोनो एटॉमिक है। हमें पता है ये नाइट्रोजन डायटॉमिक दिख रहा है, बट सवाल में गिवन है अज्यूमिंग बोथ आर मोनो एटॉमिक, अज्यूमिंग बोथ आर मोनो एटॉमिक, अज्यूमिंग बोथ आर मोनो एटॉमिक। कर डालें, हलवा सवाल है, उड़ा डालें इसको खटाक से, धुआं धुआं कर दें इसे। बहुत ही हलवा है, कर लिया, पॉज करके जल्दी से ऑप्शन दे दूं तुम्हें। नियरेस्ट इंटीजर बनाना 1 2 3 4। नियरेस्ट इंटीजर बताओ क्या आ रहा है, रेशियो जो आएगा नियरेस्ट कितना आ रहा है। 1.2 अरे 1.8 आ रहा है तो 2 कर दो, 1.2 आ रहा है तो 1 कर दो, समझ रहे हो। 3.7 आ रहा है तो 4 लिख दो, 3.2 आ रहा है तो 3 रख दो। नियरेस्ट इंटीजर बताओ क्या है आंसर। बढ़िया सवाल हो गया ये, एग्जाम में आएगा, बच्चे कांप जाएंगे, ये कहां से पूछा, डी ब्रोई वेवलेंथ गैस की। अब आईआईटी क्या कहेगा, भाई आपने पढ़ा है, आपने गैस की काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, और आपने डी ब्रोई वेवलेंथ पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी के साथ इस चैप्टर में, तो मिल गया कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक। भाई आपको पता है डी ब्रोई वेवलेंथ इज h अपॉन √2m के, और काइनेटिक थ्योरी से आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ रखी है, और बोल दिया दोनों मोनो एटॉमिक है, तो 3/2 kT। समझे, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक है, अभी आप कल ले जाओगे, एग्जाम में फंस जाओगे। देखो क्या करेंगे, लैम्डा फॉर हीलियम अपॉन लैम्डा फॉर नाइट्रोजन, अज्यूमिंग बोथ आर मोनोएटॉमिक। हीलियम के लिए 25.6 अपॉन √m, मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4, √T 27, ये रखना है केल्विन में, तो 273 + 27 300 अपॉन नाइट्रोजन के लिए 25.6 अपॉन √m। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 28 ना यार, हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4, नाइट्रोजन का एक एटम का 14 होता है n का, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा 28। नाइट्रोजन का एक एटम 14 होता है ना एटॉमिक मास, तो 2 एटम का 28, तो 28 इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर 127, इसमें कितना जोड़ोगे 273, तभी तो केल्विन में आएगा। इसमें 273 जोड़ा 300 बन गया, इसमें 273 जोड़ोगे तो 400 बन जाएगा, 400। ये मर गया, ये ऊपर चला जाएगा, √28 × 400 अपॉन 4 × 300, हाँ ऊपर जाएगा, ये ऊपर, ये नीचे, यहाँ से 0 0 मर गया, 4 से 4 मर गया, ये हो जाएगा √3 9 = 27, 10 3 3 = 9, 10 3 3 = 9, 9.33 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 3.5 से छोटा आएगा, तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3। क्लियर है, 9 3 27, 1 बचेगा, अच्छा 1 बचेगा,
9.3 अप्रॉक्स 3.1 3.2 ऐसी कुछ आएगा, तो 3 इज द आंसर। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना जब गैस मॉलिक्यूल का हो। बढ़िया सवाल जब बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक से। क्लियर है? मिटा दें। हाँ, ये माना दोनों मोनो एटॉमिक हैं, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। इसमें सीधा मोलर मास रख दो एमयू में, टेम्परेचर केल्विन में, बाकी अदरवाइज एक्चुअल फॉर्मूला ही है। तो इस तरह से आपने डी ब्रोई वेवलेंथ के नाना प्रकार के फॉर्मूले पढ़े और नाना प्रकार के सवाल देखे। नाना मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के। कुछ और बढ़िया सवाल आपको दिखा दें डी ब्रोई के, दो तीन और सवाल देख लो फिर जाओ। जैसे एक इस तरह का सवाल देखो, जितने भी मूविंग पार्टिकल है वो डी ब्रोई वेवलेंथ बनाएंगे, उनका लैम्डा होगा। जैसे मान लो सवाल आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक से ऐसा भी सवाल आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखा रहे हैं आपको, आप सोचे भी नहीं पर सवाल यहां से ही बन सकता था। ये क्या कर रहे हो सर? ये भैया है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, आप सोच ही नहीं पाए, वो तो आ गया काइनेटिक थ्योरी से। इधर से मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट बी अंदर की तरफ, इसमें एक चार्ज पार्टिकल आया क्यू, और क्यू इसमें आएगा तो कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे परपेंडिकुलर। मान लो ऐसे चल रहा था ये, क्यू ऐसे घुसेगा तो क्या होगा? इसमें सर्कुलर मोशन किया, और क्यू के सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो सपोज कर लो आर है। और हमसे कहा इसकी डी ब्रोई वेवलेंथ बताओ, हमसे कहा लैम्डा बताओ। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक हो गया। बताओ, आपको याद है अगर चार्ज पार्टिकल इस तरह से v वेलोसिटी से अंदर घुसा है, वेलोसिटी दी नहीं है खैर, यहाँ पे क्यू आर और बी दिया हुआ है। ट्राई करो एक बार। वेलोसिटी गिवन नहीं है, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ क्यू बी एंड आर एंड प्लैंक कांस्टेंट एच ऑफ कोर्स। हो गया? कुछ नहीं है यार, ये मूविंग पार्टिकल है तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा का फॉर्मूला अपने पास सबसे पहले है एच बाई पी, यानी एच बाई एम वी। ये एम वी अगर पता है तो काम बन जाएगा, ना एम पता है ना वी। अच्छा, आपको पता है जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता था तो इसके रेडियस का क्या फॉर्मूला आता था, याद है? आर इज इक्वल्स टू एम वी बराबर क्यू बी। याद आया इसका रेडियस? भूल गया सर, ये तो कब पढ़ा था? आर इज पढ़ा नहीं पढ़ा था कि नहीं, कब हुआ था? एम वी बराबर क्यू बी। यहां से देखो एम वी की वैल्यू मिल जाएगी, क्यू बी आर। एम वी की वैल्यू मिल गई, क्यू बी आर उठा के यहां रख दो। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन क्यू बी आर, दैट इज द आंसर। अब हो सकता है वैल्यूज दे रखी हो क्यू बी आर की वहां पे। मतलब ये बता रहा हूं कि घबराना नहीं, जहां तुमको मोशन ऑफ पार्टिकल दिख रहा हो वहां पे डी ब्रोई वेवलेंथ पूछ सकता है। लिख लो इसको नोट में, जहां मोशन ऑफ पार्टिकल दिख रहा हो वहां डी ब्रोई वेवलेंथ पूछ सकता है। घबराना नहीं, बस कंसंट्रेट करना, किसी तरह से ये मिल जाए या काइनेटिक एनर्जी मिल जाए या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मिल जाए तो काम बन जाएगा। अपना ध्यान इस पे रहे कि डी ब्रोई वेवलेंथ चाहिए तो अपने को h बाई पी यानी h बाई एम वी की जरूरत है, या अपने को किसी तरह से h अपॉन रूट टू एम के ई काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, या अगर इलेक्ट्रॉन का केस है किसी और पार्टिकल का भी तो h अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी मिल जाए अपने को, या मान लो अपने पास इलेक्ट्रॉन का केस है तो अंडर रूट 150 बाई वी इन एंगस्ट्रॉम्स विच इज नियरली इक्वल टू 12.27। पक्के हो गए आप एकदम अब इस टॉपिक में, अंडर रूट वी इन एंगस्ट्रॉम्स। अब इलेक्ट्रॉन तो था नहीं, चार्ज पार्टिकल था, पोटेंशियल रिलेशन दिखने था, बस घूम रहा था, तो हमने आर इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू वी, एम वी की वैल्यू मिली रख दी। तो कहीं में भी अगर मूविंग पार्टिकल दिखे तो घबराना नहीं, उसकी डी ब्रोई वेवलेंथ निकाल सकते हो आप। ये सब फॉर्मूलेस अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। एक और तरह का सवाल आता है थोड़ा बढ़िया, और बच्चा उसको करने में बड़ा लंबा मेथड निकालता है। अगर आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो तो वो सवाल भी देख चुके होंगे, और आप अभी इसका शॉर्टकट देखने वाले हो। सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की 4। इफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 2%, फाइंड द परसेंटेज चेंज in its de Broglie wavelength. If the momentum of a particle, जरा ट्राई करो कैसे करोगे देखें। If the momentum of a particle is decreased by 2%, find the percentage change in its de Broglie wavelength. देखें जरा कैसे करोगे आप। Percentage change in its de Broglie wavelength. लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। मोमेंटम डिक्रीज किया है
डेफिनेटली वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। पहले 2-3 ऑप्शन तो, 1-2 ऑप्शन तो शायद गायब हो जाए, ऐसे ही क्या पता हो ना हो, फिर भी एक चीज तो श्योर हो गई कि वेवलेंथ इंक्रीज करेगी मोमेंटम डिक्रीज करने पे। अब इसको करने का जो नॉर्मल तरीका बच्चा लगाएगा वो क्या लगाएगा कि चलो लेट मोमेंटम बी 100 इनिशियली और फाइनली 2% डिक्रीज करके 98 कर लेते हैं। इस तरह से लैम्डा निकाल लेते हैं। आओ तो लैम्डा इनिशियल h/100 और लैम्डा फाइनल h/98। यही तो तरीका है ना, मोमेंटम 2% डिक्रीज किया है, पहले 100 लिया फिर 98, लैम्डा निकाल लिया इनिशियल में h/100 बाद में h/98। परसेंटेज चेंज किसी भी चीज में बच्चों, जो परसेंटेज चेंज होता है किसी भी चीज का, किसी भी चीज की, दुनिया ये नहीं कहीं पे भी, वो होता है बच्चों चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। हमसे कहा परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोई वेवलेंथ, तो चेंज इसमें से ये माइनस कर दो, h/98 माइनस h/100 अपॉन ओरिजिनल h/100 इंटू 100। यही तो करोगे। बहुत लंबा मेथड है, अभी हम शॉर्टकट बता रहे हैं इसका। क्या होगा, यहां से एलसीएम हो जाएगा आपका 98 इंटू 100, 100 माइनस 98, ऊपर बचेगा 2 h अपॉन 98 इंटू 100, नीचे होगा इसका h/100। बोलो सही है, एलसीएम हो जाएगा 100 इंटू 98, 100 माइनस 98 यानी 2h अपॉन 100 इंटू 98, नीचे h/100, h से h मरा, 100 से 100 मरा, 2/98 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली देखो तो अप्रोक्सीमेटली 2% आंसर आएगा, 100% श्योर नहीं, अप्रोक्सीमेटली तो 2% आएगा। अरे यार क्या होगा, ये करीब करीब 100 कैंसिल होगा, 200/98 कितना आएगा, 1.9 के आसपास, करीब करीब 2%। इतना लंबा मेथड। ऑप्शन 4 दिए हैं, 1% इंक्रीज, 2% इंक्रीज, 1% डिक्रीज, 2% डिक्रीज। ये क्या है, इंक्रीज की डिक्रीज, पहले तो ये डिसाइड करो, तो यहीं से कर सकते हो। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, डेफिनेटली वेवलेंथ इंक्रीज करेगी 2% से। 4 ऑप्शन है, 2% डिक्रीज, 1% डिक्रीज, 2% डिक्रीज, 1% डिक्रीज। 1.9 वाला कहीं है ही नहीं, अप्रॉक्स, क्योंकि करीब करीब ये 2% आएगा। ध्यान से देखो ना यार, ये 98 ऊपर 100 है, ये 1.9 के आसपास पड़ रहा होगा इसको जब काटोगे तो। अब इसको करने का शॉर्ट मेथड देखो, ये वाला मेथड डेफिनेटली आपने कर रखा होगा। देखो है यही सही, करेक्ट यही है, पर एग्जाम में इतना करने का समय नहीं है, एग्जाम में शॉर्टकट मारेंगे, हमें बहुत तगड़ा शॉर्टकट मारने वाले हैं। है यही सही, मोमेंटम डिक्रीजेस बाई 2%, वेवलेंथ डिक्रीजेस बाई 2%। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पावर 1 थी, हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है कि सोचा सर ऐसे ऐसे रिलेटेड है तो ये 2% घटा तो ये 2% बढ़ा, वो तो पावर 1 इसलिए खेल चल गया। कैसे करना था, लैम्डा इनिशियल, पहले मोमेंटम इनिशियल 100 माना, बाद में 2% 98, लैम्डा इनिशियल h/100 फाइनल h/98। परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, तो चेंज। अब चेंज में कहोगे इसमें से ये क्यों नहीं माइनस किया, अरे यार नेगेटिव आ जाएगा ना, ये बड़ा है हमें पता है ना, बड़े में से छोटा माइनस किया अपॉन ओरिजिनल, करते करते करीब करीब 2%। अब जरा देखो इसका शॉर्टकट, एरर एनालिसिस याद है, एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस याद है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं d लैम्डा बाई लैम्डा, या ऐसे छोड़ो, d नहीं याद है तो ऐसे तो याद होगा, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा h/h प्लस डेल्टा p/p। याद आया, y इज इक्वल्स टू लिखा होता था, इसकी पावर 1 थी तो 1 को बाहर लाए, डेल्टा h/h, इसकी पावर 1 है तो 1 को बाहर लाए, डेल्टा p/p। यहां डिफरेंस इतना है कि जो नीचे वाली चीजें हैं उसमें माइनस लग जाएगा। अब ध्यान देखो, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, चेंज इन लैम्डा अपॉन ओरिजिनल लैम्डा, डेल्टा h/h, भाई ये तो 0 होने वाला है, कैसे हुआ अभी वो भी बताएंगे, पर ये तो 0 होने वाला है, h में तो कोई चेंज है नहीं, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा p/p, चेंज इन लैम्डा अपॉन ओरिजिनल लैम्डा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा p/p इंटू 100। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि p की पावर जब लिखोगे तो -1 होगी, ऊपर जाके p की पावर -1 तो बाहर आके माइनस। किया क्या, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा 1 बाहर लिया, डेल्टा h/h 1 बाहर लिया, डेल्टा p/p, यहाँ -1 क्योंकि पावर -1 है,
फिर हमने कहा चेंज इन लैम्डा अपॉन ओरिजिनल लैम्डा इनटू 100, चेंज इन मोमेंटम अपॉन ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100। ये क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ये क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। अभी तो तुमने बोला परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है? क्या है परसेंटेज चेंज? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। अब आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डिक्रीज बाय 2%, यानी डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 आपको दे रखा है 2%, और 2 क्या -2 लिखते हैं, डिक्रीज है। ये क्या है? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना है? -2, तो ये -2 कितना हो गया? +2%, यानी वेवलेंथ इंक्रीजेस बाय 2%। प्लस आया मतलब इंक्रीजेस, माइनस आता मतलब डिक्रीजेस। कैसे आया अभी ये भी बताते हैं, नोट कर लो। ये बात नहीं समझ में आ रही अभी, क्या बोल रहे हैं सर, क्या ही कर दिया आपने। मैंने कहा भाई इसकी पावर 1 है, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से पावर 1 बाहर निकालो, डेल्टा एच बाई एच, यहाँ से पावर -1 होगी जब ये ऊपर जाएगा, तो -1 डेल्टा पी बाई पी। फिर मैंने कहा भाई डेल्टा एच मतलब चेंज इन एच, 0 है, एच पाई कॉन्स्टेंट है, क्या चेंज होगा? प्लैंक कॉन्स्टेंट 0। डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई पी। मैंने कहा दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लो। व्हाट इज दिस? दिस इज परसेंटेज चेंज इन लैम्डा। व्हाट इज दिस? दिस इज परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। परसेंटेज इन मोमेंटम इज -2 क्यों? क्योंकि डिक्रीज किया है, तो यहाँ -2 +2, ये +2 आ गया, मतलब ये 2% इंक्रीज कर रहा। कैसे किया ये भी बता देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। काम करो, इसके दोनों तरफ लॉग ले लो, तो क्या लिखोगे? लॉग लैम्डा इज इक्वल्स टू लॉग एच माइनस लॉग पी। ये तो होगा, इधर लॉग लोग, इधर लॉग ए माइनस लॉग बी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1 लैम्डा, और ऊपर लैम्डा का डिफरेंशिएट करोगे डी लैम्डा। लॉग एच का डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, माइनस लॉग पी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और फिर पी का करोगे तो डी पी, लो आ गया, डी लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस डी पी बाई पी, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी। ऐसे मैं तरीका आसान बताया हूँ, पावर उठाओ और लिखो, जो नीचे वाली उनकी पावर नेगेटिव, ऊपर वाले की पॉजिटिव, और डेल्टा बाई डेल्टा। क्लियर है? तो 2% इंक्रीज, प्लस आया ना तो इंक्रीज, नेगेटिव आता तो डिक्रीज। नहीं आया, जरा एक और सवाल देखो, समझ में आएगा। If kinetic energy of a particle increased by 2%, find percentage change in de Broglie wavelength। चलो खुद से बताओ, पॉज करके खुद से, 1 2 3 4 5, पॉज करके खुद के। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन √2m_k। यहां मानेंगे मास भी कांस्टेंट है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है कि मास चेंज हो रहा। फिर हम लिखेंगे यहाँ से डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई एच। अब देखो इस पूरे की पावर 1/2, h इंटू 2m_k की पावर 1/2, सो 1/2 डेल्टा m बाई m, कॉन्स्टेंट को छोड़ो, प्लस 1/2, सॉरी पावर -1/2 होगी ना ऊपर जाके, -1/2 डेल्टा k बाई k। यार ये तो खत्म, मास कांस्टेंट, डेल्टा h खत्म, कांस्टेंट, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100 इज इक्वल्स टू -12 डेल्टा k बाई k इंटू 100। डेल्टा k बाई k इंटू 100 दे रखा है, 2% इंक्रीज, तो ये +2, सो -12 इंटू +2 कितना आया? -1%, यानी वेवलेंथ डिक्रीजेस बाई 1%। ध्यान से देखो, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। क्लियर है? तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। इस लेक्चर को हम करते हैं समाप्त। समझ में आ गया? ये टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। देखते रहें इसको, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।